अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अभी तक एक ने ज्वाइन किया है। लेट्स वेट फॉर सम अदर स्टूडेंट्स। आवाज़ अगर क्लियर आ रही है तो वेरीफाई कर दें चैट में मुजीब। वी विल स्टार्ट व्हेन अदर्स विल ज्वाइन इन अ कपल ऑफ मिनट्स इंशाल्लाह। किसी और ने ज्वाइन नहीं किया मुजीब? वेयर इज़ एवरीवन? किसी से रब्ता हुआ है आपका? वाई हैज़ंट एनीवन ज्वाइंड येट? मैसेज किया है आपने? इट्स 406। अब तक तो आ जाना चाहिए था स्टूडेंट्स को। ठीक है, तब तक मैं आपकी इनरोलमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको स्क्रीन पर शो कर देता हूँ ताकि रिकॉर्ड हो जाए वो सारी चीज़ें। स्टूडेंट्स आके बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेक योर इनरोलमेंट्स एट्सेट्रा। आई एम ट्राइंग टू चेक बिकॉज मैंने आई वॉज इन करस्पॉन्डेंस विद द आई टी डिपार्टमेंट्स। सो उनको मैं इशूज़ बताता जा रहा था। दे वर वेरी हेल्पफुल, सॉल्व करते जा रहे थे वो। बट सी एम एस के ऊपर शायद अभी तक इनरोलमेंट्स नहीं हुई हैं। सो लेट्स जस्ट चेक अगेन। अगर सी एम एस के ऊपर इनरोलमेंट नहीं हुई है तो आई विल अप्रोच देम अगेन और विल जस्ट वेट। मे बी बाकियों का भी यही इशू हो, टीचर्स का। नहीं, एक्चुअली इट इज़ अ सी एम एस सिस्टम जिसके ऊपर इनरोल किया जाता है स्टूडेंट्स को। इट इज़ नॉट फॉर शेयरिंग ऑफ डाटा। एल एम एस के ऊपर जो है वो शेयरिंग होती है डाटा की, असाइनमेंट्स दी जाती हैं, वो सबमिट की जाती हैं, अटेंडेंस हुआ करती है, क्विज़ेज़ हो रहे होते हैं। जो सी एम एस है, इट इज़ अ मैनेजमेंट सिस्टम फॉर कैंपस, सी कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज़ में इनरोलमेंट होती है, कौन से स्टूडेंट्स इनरोल हुए हैं, किसका क्या रिज़ल्ट है, किसके कितने मार्क्स हैं, ये एंड ऑफ द सेमेस्टर पता लगता है। तो इनरोलमेंट होती हैं सिर्फ यहाँ पर। इसका आपसे ऐसा कोई ख़ास सरोकार नहीं है। आपने इसमें आके इनरोलमेंट करनी होगी, बट आई थिंक आपको अभी तक ओरिएंटेशन नहीं हुई है और आपको ये नहीं बताया गया होगा कि किस तरह करनी है। अगर बताया गया था तो दैट आप लोगों ने ये काम कर लेना चाहिए था। बट नंदलेस सी एम एस के ऊपर अभी डाटा आई थिंक अपडेट नहीं हुआ है, बिकॉज अभी तक मुझे एज अ टीचर ही प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स असाइन नहीं हुआ हुआ यहाँ पे। यू कैन सी माई कोर्सेज है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ई कॉमर्स और पता नहीं क्या क्या। तीन ही है, बल्कि मेरे इसके अलावा भी कुछ हैं जिनमें आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल भी है, जो कि अभी मेरे पास शो नहीं हो रहा है। सो सी एम एस के ऊपर तो नहीं है। हाउ एवर ऑन एल एम एस वी कैन एनरोल यू। आई जस्ट चेक्ड विद अनदर क्लास, द कोर्सेज आर देयर। आई एम नॉट श्योर, अभी मैं स्टूडेंट्स आ जाएँ तो मैं उनसे भी वेरीफाई करता हूँ कि क्या स्टेटस है उनका। उसके बाद फिर इसके ऊपर भी बात करते हैं। बस आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू गाइस के रिक्वेस्ट, व्हाट इज़ दिस, would like to contact you. Okay, so anyways, your course is programming fundamentals, D section of software engineering, and I'm going to open the self enrollment in here. सेल्फ़ एनरोलमेंट का फ़ायदा ये होता है, बल्कि सेल्फ़ एनरोलमेंट का तरीक़ेकार एक्चुअली ये है कि स्टूडेंट्स एलएमएस के ऊपर लॉगिन होंगे। लॉगिन क्रीडेंशियल्स का आपका यूज़र नेम और आईडी क्या है वो आईटी डिपार्टमेंट आपको फ़राहम करता है। आई एम नॉट श्योर, लाइक आई सेड स्टूडेंट्स हैं नहीं तो मैं भी आपसे वो वेरिफिकेशन भी नहीं कर सकता। जो हैं आप मुझे काइंडली आप वेरीफाई करते रहें साथ साथ कि कहाँ तक सिचुएशन है कि
आईटी डिपार्टमेंट फराहम करता है आपकी एनरोलमेंट के जितने भी क्रेडेंशियल्स होते हैं, यूज़र नेम और आईडी, और फिर यूज़र्स यानी आप लोग स्टूडेंट्स उससे लॉगिन होते हैं, और फिर टीचर्स जो हैं वो आपको उसमें इनरोल करते हैं कोर्स में। सो मुजीब, कैन यू हेयर मी? कैन यू वेरीफाई आपको आईडी पासवर्ड्स वगैरह मिल गए हैं एलएमएस के या नहीं अभी तक? ओके, सो देर इज़ नथिंग ऑन योर बिहाफ। सो व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू, जो आप मुझे सुन लें अभी लाइव ही, बाकी रिकॉर्डिंग्स में ये बात सुन लेंगे। What I want you guys to do is that write an email, or if anyone is going to university, so you can do that in person as well. Go to the IT department और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। आई एम नॉट श्योर कि अभी ये मसला किस डिपार्टमेंट के पास है फ़िलहाल। सो एग्जामिनेशन या एडमिशन का जो डिपार्टमेंट है, एक ही डिपार्टमेंट है ये, उन डिपार्टमेंट्स में या फिर आईटी में स्टूडेंट अगर कोई जाएँ तो काइंडली उनको ये कहें कि फ़र्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को चीज़ें कब अलाउट होंगी। आई थिंक आपको रोल नंबर भी अभी तक अलाउट नहीं हुआ है। आपको एलएमएस की ईमेल आईडी भी आपको अलाउट होनी चाहिए, आईडी पासवर्ड सीएमएस का भी अलाउट होगा आपको। तो ये कब तक होंगे, काइंडली इसकी अपडेट लेकर आएँ। अपडेट भी लेकर आएँ, साथ साथ उनको बोल भी दें कि ये काम जल्दी करें, यानी कि उसमें डिले क्यों आ रहा है एक्चुअली। और दूसरी बात ये है कि अगर अगर किसी का जाना नहीं होता है तो ईमेल काइंडली लाजमी कर दें। SMIU IT सर्विसेज के ऊपर, SMIU की वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, थोड़ा सा ढूंढेंगे, आपको ईमेल एड्रेस वगैरह भी मिल जाएंगे। SMIU की IT सर्विसेज का ईमेल होगा, फ़हीम मुस्तफ़ा जो हैं उनको ईमेल कर दें। आई थिंक कौन इसको हैंडल करता है, आप सिर्फ IT@smiu.edu.pk पे अगर करेंगे ना ईमेल, IT@smiu.edu.pk, तो वो आपको रिप्लाई कर देंगे। तो काइंडली शो टेल देम कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आप इस डिपार्टमेंट के हैं, आप ये कोर्सेज़ ले रहे हैं, आपको ये चीज़ें अभी तक नहीं मिली हैं। LMS ID हो गई, पासवर्ड CMS हो गया, आपका रोल नंबर हो गया, ये चीज़ें जल्द से जल्द आपको दी जाएँ। तो आई थिंक वो हेल्पफुल हैं, वो आपको कर देंगे, 1-2 दिन के अंदर ही आपको वो चीज़ें अलॉट कर देंगे। बट यू हैव टू बी एक्टिव इन दैट पार्ट एज वेल। इट इज़ बिकम अ नेसेसिटी बिकॉज हम ऑनलाइन क्लासेस में हैं। इट वुड नॉट हैव बिन दैट नेसेसरी अगर हम फिज़िकल होते हैं। आई वुड हैव हैड दैट स्टूडेंट्स इन माई आई साइट, मुझे पता लग जाता कि कौन सा स्टूडेंट है और कौन सा नहीं है। बट एज इफ़ अभी तक चूँकि ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको फ़िज़िकली देख सकूँ या फ़िज़िकली हमारा रब्ता हो सके, तो इट इज़ अ वेरी नेसेसरी थिंग कि आई नो द प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ LMS एंड CMS एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। ओके, फ़रीदा जो आपकी क्लास की CR हैं, उनकी तो आई है मेरे पास ईमेल। शी विल नॉट बी ज्वाइनिंग अस टुडे, बट बाकी स्टूडेंट्स भी क्लास में नहीं हैं। सो वी विल नॉट स्टॉप फॉर दोज गाइज, वी विल डू आवर थिंग। हम काम करेंगे, और लेक्चर की रिकॉर्डिंग तो वैसे सब देख ही लेंगे जिनको ज़रूरत होगी। बट ये है कि वी विल ट्राई टू बी, मैं उतनी वो चीज़ें आज की क्लास में नहीं रखूँगा, ऐसी बात है जो कि लाइव ज़्यादा बेहतर समझ में आ सकती है। आई एम होपिंग कि स्टूडेंट्स अब भी ज्वाइन कर लें, तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। This course is very important for your whole degree, for your whole going out from to different semesters as well. So give it your 100%. So what am I going to do is that I'm going to open your self enrollment, एंड बल्कि ये काम भी फिर मैं तभी कर लूँगा जब आपको लॉगिन आईडीज़ वगैरह मिलेंगी, बिकॉज यू वुड नॉट बी एबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ द क्रेडेंशियल्स of this self enrollment as of now. So just leave that. Okay, so yes, Mujib wants to say something. जी मुजीब क्या कह रहे हैं? सर अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी जिनमें हमारे सीआर को कॉल किया गया था यूनिवर्सिटी में सुबह 9:30 बजे। मैं सुन रहा हूँ, तो बोलें। हमारे सीआर ने बोला था, फरीदा जो सीआर हैं, तो उन्होंने कहा था कि मिल जाएंगे। मतलब अभी सही से रिस्पांस नहीं मिला था हमें सीएमएस और एलएमएस का।
ओके। सो आई थिंक तो गए अभी तक थे कंफर्म नहीं है कि कब तक ये मिलेंगी चीज़ें। ये हाँ जी सर। बाकी एक स्टूडेंट का मैसेज आया है कि उनकी लाइट नहीं है, इंटरनेट ऑफ है। अच्छा चलें, होपफुली जब लाइट आएगी तो वो हमें ज्वाइन कर लेंगे, बेशक आखिरी आधे घंटे में करें या जब भी करें। सो इट विल बी you and I for today, hopefully. So you will have to be more than attentive in today's class, because एक स्टूडेंट हैं तो फिर आपसे ही सारी बातें हो रही होंगी मुझे। बिहाइंड द सीन तो मैं सबसे ही मुखातिब हूँ, क्योंकि लाइव जो स्टूडेंट्स नहीं हैं वो होपफुली रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे। बट ये है कि जितनी भी इंट्रैक्शन हो रही होंगी वो मुझे आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा इन दिस क्लास फॉर एवरी क्वेश्चन एंड एवरी आंसर on behalf of the whole class जब तक कोई और ज्वाइन नहीं करता. So today we are going to start uh, the language C लैंग्वेज हम आज स्टार्ट करने लगे हैं. इस कोर्स के अंदर हम C लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेंगे. इस कोर्स में यानी कि प्रोग्रामिंग के जितने भी बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे इन C लैंग्वेज. हाउएवर अगर हमारे पास टाइम बचता है और स्टूडेंट्स का इंट्रैक्शन ज़्यादा अच्छा रहता है, मेरे पास फीडबैक बहुत अच्छी आती है, अगर आप लोग ज़्यादा चीज़ें बहुत कम अरसे में समझ सकते हैं, तो आई विल होप कि नेक्स्ट आखिरी जो हमारा कुछ अरसा होगा उसके अंदर हम C++ के भी कुछ फीचर्स को देख लें, क्योंकि C और C++ आर लाइक द सेम लैंग्वेजेस. इसमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. मेजर डिफरेंसेस क्या हैं उसके ऊपर मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि सब स्टूडेंट्स सी के ऊपर काम करें, साथ साथ काम करें, ताकि जो जो मसाइल C++ के हैं वो अभी फ़िलहाल किसी स्टूडेंट के सामने ना आए. तो बेशक अगर आपको लगता है कि आप C++ आपको सही लगती है, आपको आती भी हो सकता है हो, तो आप C++ में काम नहीं करेंगे, इस कोर्स में सी में काम करेंगे, अनलेस कि मैं आपको कहूँ कि ये काम आपने C++ में करना है, क्योंकि दो डिफरेंट चीज़ें हो जाएंगी, कन्फ्यूजन्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी. सो हम सी लैंग्वेज के ऊपर बात करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक. मैं ये कोशिश करूँगा कि इस कोर्स के अंदर और जितना भी हम चीज़ें लेकर चलेंगे वो चीज़ें मैं आपको समझाऊँ जो कि एक्चुअली प्रोग्रामिंग के अंदर एप्लीकेबल भी हैं. थ्योरेटिकल ज़्यादा चीज़ों के ऊपर मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, हाउएवर कि वो हमारा कोर्स का हिस्सा हैं. आई एम होपिंग कि जब हमारी फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वो जो टेक्निकलिटीज़ हैं छोटी छोटी थ्योरेटिकल, वो हम तब डिस्कस करें. अभी हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, स्क्रीन्स आप देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, तो वाई नॉट अवेल दैट टाइम एंड जस्ट गेट इनटू द प्रोग्रामिंग 100%. सो सबसे पहले तो हमें ये सीखना होगा कि हाउ टू इंस्टॉल सी और C++. इसको हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, इसकी इंस्टॉलेशन किस तरह से होगी. ये सारी चीज़ें करने से पहले मे बी ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास के आखिर में स्टार्ट कर दें या नेक्स्ट क्लास में करें. हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखनी होगी कि एक्चुअली C++ है क्या, एक लैंग्वेज क्या होती है, उसको उस लैंग्वेज को रन करने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती हैं, एक कंप्यूटर के ऊपर क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल्ड होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू रन सम पर्टिकुलर थिंग इन अ लैंग्वेज. तो वो सारी चीज़ें हम जो हैं वन बाय वन डिस्कस करेंगे. आज का जो लेक्चर है वो मैं शेयर आपसे बाद में कर लूँगा, अभी हम फ़िलहाल ओपन करके उसको डिस्कस कर लेते हैं. आज ही से मैं वो सारी चीज़ें स्टार्ट करवा रहा हूँ जो कि हमें लैंग्वेज के ऊपर, कंपाइलेशन के ऊपर और इन सारी चीज़ों के ऊपर लेकर जाएंगी. सो स्क्रीन शेयर की हुई है आई थिंक मैंने, विजिबल है ना मुझे. ओके राइट. सो इट्स अवर फोर्थ वीक, फोर्थ लेक्चर. इससे पहले के लेक्चर्स हमने उसमें नहीं देखे, पावर पॉइंट स्लाइड्स में नहीं देखे, बट वी हैव डिस्कस्ड अ होल लॉट इन दोज लेक्चर्स. हमने प्रैक्टिकल काम भी किया काफ़ी. नाउ मूविंग ऑन, इस कोर्स में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर बात करेंगे, क्या होती हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्या होती हैं उस पर बात करेंगे. कोडिंग, कंपाइलर, सिंटैक्स क्या होता है, स्टेजेस ऑफ कोड एग्जीक्यूशंस क्या होते हैं. सो
3 इम्पोर्टेंट टाइप्स या फेजेस कह लें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, वी ऑल नो दैट, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में भी यही किया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कैसे ऐसे नंबर ऑफ कोड्स, एक ऐसे कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स जिनके थ्रू आप अपनी कोई बात कंप्यूटर को समझा दें। जिस तरह स्क्रैच की हम बात करें तो उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या था, उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस थी, ज्वाइन की इंस्ट्रक्शन थी, से की इंस्ट्रक्शन थी, इफ़ देन की इंस्ट्रक्शंस थी, इस तरह की बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस थी उसके अंदर। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, कलेक्शन ऑफ ग्रामर, कनेक्शन ऑफ वर्ड्स, जिस तरह कोई आम लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है या कोई और लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक है मशीन लैंग्वेज, एक है असेंबली लैंग्वेज और एक है हाई लेवल लैंग्वेजेस। मशीन लैंग्वेजेस क्या होती हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं। मशीन लैंग्वेजेस जनरली कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ नंबर्स। स्ट्रिंग का मतलब होता है एक तादाद, एक स्ट्रीम, यानी कि ए बी अलग अलग लेटर्स हैं, लेकिन अगर मैं एक वर्ड लिखता हूँ तो दैट विल बी एन स्ट्रिंग, क्योंकि वो वर्ड से लेटर्स से मिलके बना हुआ है। तो मशीन लैंग्वेजेस जनरली कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स, ब्रैकेट वाली बात को फिलहाल छोड़ दें, दैट इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर्स टू परफॉर्म देयर मोस्ट एलिमेंट्री ऑपरेशंस वन एट अ टाइम। कंप्यूटर के जो मोस्ट एलिमेंट्री ऑपरेशंस है ना, एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस जो हैं कंप्यूटर के काम हैं क्या, जो सर्किट बोर्ड के ऊपर उसके जो सर्किट के अंदर कनेक्शंस हो रहे हैं, उनके वोल्टेजेस की वजह से कनेक्शन चेंज हो जाते हैं, ए होता है, बी होता है, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती हैं ना कंप्यूटर की, अगर आप उनको प्रोग्राम कर रहे हैं तो यू विल बी डूइंग दोज इन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज आपको इस तरह से नज़र आती है जिस तरह से ये आपको तीन स्टेटमेंट सामने नज़र आ रही हैं, यानी सिर्फ नंबर्स होंगे। मे बी इस इंस्ट्रक्शन का +1 3 0 0 4 2 इसका मतलब ये हो कि स्क्रीन के ऊपर हेलो लिखा हुआ आ जाए, मे बी, वी डोंट नो, क्योंकि हमें नहीं पता वन का मतलब क्या है, प्लस के साथ वन आए तो उसका मतलब क्या है, 0 0 0 एक साथ आ जाए तो उसका मतलब क्या है, वी डोंट नो दैट, मशीन नोज दैट। और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें ज़ीरोज़ और वंस में काम करती हैं, दैट इज़ योर स्पेसिफिक मशीन लैंग्वेज, ज़ीरोज़ एंड वंस के अंदर। तो बेसिकली ये एक मशीन लैंग्वेज का कोड है। जिस तरह से हमने एक कोड लिखा था ना कि व्हेन फ्लैग क्लिक्ड आस्क व्हाट्स योर नेम, फिर उसके बाद हमने लिखा था से हेलो, स्क्रैच में जब हम काम कर रहे थे, या इसी तरह जब हम रैप्टर में काम कर रहे थे तो हमने कहा था रीड समथिंग, स्टार्ट, ये इंस्ट्रक्शंस थी, तो ये हमें समझ में आ रही थी और इस पर काम भी हो रहा था। इसी तरह ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि मशीन लैंग्वेज की हैं, जिसको कोड किया जा सकता है अगर आपको मशीन लैंग्वेज आती है तो। बट दिस इज़ नॉट अ कोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट मशीन लैंग्वेज इज़, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एक बेसिक सबसे लेवल ये होता है कि इंस्ट्रक्शंस मशीन लैंग्वेज में हो। कंप्यूटर जो एग्जीक्यूट कर सकता है एक्चुअली चीज़, जो एक्चुअली कोड एग्जीक्यूट होता है वो मशीन लैंग्वेज में होना चाहिए। बट वी विल गो गेट बैक टू दैट अगैन। फिर आती हैं असेंबली लैंग्वेजेस, ऐसी लैंग्वेजेस जिनके लिए आपको यही स्टेटमेंट लिखनी पड़ती हैं जो कि आप मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन इनको इस तरह की शक्ल दे दी जाती है, इन स्टेटमेंट्स को इस तरह की शक्ल दे दी जाती है कि ह्यूमन भी इसको आसानी से समझ सके। जैसे कि ये कोड्स आपके सामने हैं, ये 3 कोड हैं, लोड बेस पे, ऐड ओवर पे, स्टोर ग्रॉस पे है फॉर एग्जांपल, इसकी वैल्यू है 4000, इसकी वैल्यू 3000, इसकी वैल्यू है 7000। तो ऐड क्या करना है, स्टोर क्या करना है, लोड, यू कैन रीड दैट, ठीक है। अभी भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट का क्या काम है, एडिशन कहाँ हो रही है, बेसिकली उसका रिजल्ट कहाँ सेव हो रहा है, बट वी आर एटलीस्ट एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली स्टेटमेंट क्या क्या रही है। दीज आर असेंबली लैंग्वेजेस। कुछ इंग्लिश की तरह के एब्रीविएशन इसमें यूज़ होते हैं, ऐड, लोड, स्टोर, मल वगैरह वगैरह। फिर आती हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि सबसे हायर लेवल लैंग्वेजेस का, मशीन के ऊपर लैंग्वेज कोड नहीं कर रहे हैं हम, ना ही हम असेंबली के ऊपर कोड कर रहे हैं, ना ही हम असेंबलर के थ्रू कर रहे हैं, बल्कि वी आर यूजिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सिंगल स्टेटमेंट्स कुड बी रिटन टू अकम्प्लिश सब्सटेंशियल टास्क, यानी कि इसमें एक स्टेटमेंट होती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन एक ही स्टेटमेंट के अंदर आप बहुत सारे काम भी करवा सकते हैं। जिस तरह आप असेंबलर के अंदर अगर ये देखें ना कि इसने क्या किया, इसने पहले बेस पे को लोड किया, फिर इसने उसमें ऐड किया ओवर पे, फिर स्टोर कर दिया ग्रॉस पे के अंदर। यही तीनों काम इस एक स्टेटमेंट में हो रहे हैं कि ग्रॉस पे के अंदर स्टोर हो रहा है क्या, हमने बात की थी कि इक्वालिटी का मतलब प्रोग्रामिंग में स्टोरेज होगा, कि बेस पे में ऐड हुआ ओवर टाइम पे और उसके ग्रॉस पे के अंदर आपने सेव कर दिया। तो ये सारे काम एक ही स्टेटमेंट के थ्रू हो रहे हैं जो कि अच्छी तरह हमें समझ भी आ रहे हैं
और एक ही स्टेटमेंट के अंदर आप बहुत सारे बड़े बड़े काम भी कर सकते हैं। दीज आर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो जितनी भी लैंग्वेजेस आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनको कहते हैं, दोज आर एक्चुअली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसमें सी आ गई, जावा आ गई, पाइथन आ गई, सी हैश आ गई, सी प्लस प्लस हो गई, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अब आते हैं, समझते हैं कि ट्रांसलेटर प्रोग्राम क्या करते हैं। इस ट्रांसलेटर प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें बताने की? ज़रूरत इस वजह से पड़ी बिकॉज वी विल बी प्रोग्रामिंग आवर कोर्स, वी विल बी प्रोग्रामिंग इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हमने चूज़ की है सी, हम सी के ऊपर काम कर रहे होंगे। अगर हम सी के ऊपर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वी विल बी वर्किंग ऑन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बट वी वांट कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड दोज दैट स्टेटमेंट एज वेल। We want computer to understand and execute and run our program as well. तो अगर हम ये चाह रहे हैं तो हमें इतना तो पता है कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को ही रीड कर सकता है, ज़ीरोज़ एंड वंस को। कंप्यूटर अगर सिर्फ ज़ीरोज़ एंड वंस को रीड कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोड लिख तो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में उसको चलाने के लिए आपको उस हाई लेवल प्रोग्रामिंग के कोड को कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में। अगर आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग के कोड को मशीन लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग का कोड आपको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन कंप्यूटर उसको रन नहीं कर पा रहा होगा। तो जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग का कोड है, बार बार हमें ये कहना मुश्किल हो रहा है हाई लेवल प्रोग्रामिंग का कोड। सो वी विल कॉल आवर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कोड एज आवर सोर्स कोड। हम उसको कहेंगे सोर्स कोड, कि एक्चुअली आपने जो कोड लिखा है दैट इज़ आवर सोर्स कोड, and if we want to run, if we want the computer to understand our code, we will have to translate that code into machine language ताकि कंप्यूटर रन कर सके। इस वजह से हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है जिसको कहा जाता है ट्रांसलेटर। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंस्ट्रक्ट देयर ओन ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। जिस तरह की लैंग्वेज है वो अपना ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर ईजाद करेगी। फॉर एग्जांपल जावा ये कहती है जावा कि अगर आपने वर्ड लिख दिया प्रिंट तो इसका मतलब होगा स्क्रीन के ऊपर चीज़ आ जाए। स्क्रैच ये कहती है कि आपने लिख दिया से तो स्क्रीन के ऊपर चीज़ आ जाए। रैप्टर ये कहती है कि आपने लिख दिया है पुट तो स्क्रीन के ऊपर चीज़ आ जाए। हर तरह की लैंग्वेज के अलग वर्ड्स होते हैं, और हर तरह की लैंग्वेज के चूँकि वर्ड्स अलग हैं तो उनके लिए जो ट्रांसलेटर्स हैं वो भी अलग अलग होंगे। पुट का मतलब क्या है, जावा के लिए अलग होगा, सी प्लस प्लस के लिए अलग होगा, सी के लिए अलग होगा। तो हर तरह की लैंग्वेज अपने हर अलग तरह के ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर्स बनाती है। दीज सॉफ्टवेयर्स हेल्प अ हाई लेवल लैंग्वेजेस कोड, जिसको अब हम सोर्स कोड कह रहे हैं, टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड फॉर द मशीन टू एग्जीक्यूट। मशीन ने अगर एग्जीक्यूट करना है तो ये जो ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं कि हाई लेवल कोड को, सोर्स कोड को कन्वर्ट किया जा सके मशीन लैंग्वेज के अंदर, जिसको मशीन कोड भी कहा जा सकता है। यूजुअली अ ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर इज़ नोन एज अ कंपाइलर। ये जो ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर जिसको हम कह रहे हैं इसको हम आज के बाद कहेंगे कंपाइलर। इसको आमतौर पर कंपाइलर कहा जाता है। हाउएवर देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स। ट्रांसलेटर को आमतौर पर कंपाइलर कहा जाता है, लेकिन इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ट्रांसलेटर दो तरह के होते हैं। एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। इन दोनों में फ़र्क क्या है समझ लें। कंपाइलर क्या काम करता है, अ टूल जिसका हमें काम ऑलरेडी पता है, क्या काम करना है, उसने ट्रांसफॉर्म करनी है सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज के अंदर, दैट्स इट। बट हाउ डज कंपाइलर डू इट, इट इज़ अ लिटिल डिफरेंट देन हाउ डज एन इंटरप्रेटर डू इट। सो कंपाइलर क्या करता है, अ टूल दैट कन्वर्ट्स द सोर्स कोड रिटन इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इनटू एन एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड। वही बात जो मैंने अभी कही कि ट्रांसलेटर का काम करता है कि मशीन कोड में उसको जो है वो कर देता है कन्वर्ट। इसकी अगर शक्ल देखें तो आपका सोर्स कोड है वो कंपाइलर में जाता है, कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में और फिर आपके पास आउटपुट आ जाती है जो भी उस कोड में लिखा हुआ हो। कंपाइलर ट्रांसफॉर्म्स कोड रिटन इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इनटू मशीन कोड। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अगला वर्ड लिखा हुआ है, एट वंस इनटू एन एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड बिफोर प्रोग्राम रन्स। यानी कि कंपाइलर ये नहीं करता कि अच्छा आपकी ये स्टेटमेंट है इसका मतलब ये हो गया इसको रन करें।
फिर ये स्टेटमेंट आई, इसका मतलब ये हुआ, इसको रन करें। फिर एक और स्टेटमेंट आई, फिर कंपाइलर को लगा नहीं ये स्टेटमेंट सही तो नहीं है, इसको रन नहीं करते, अगली पे चलते हैं। इस तरह नहीं होता। कंपाइलर का काम ये है कि वो पूरे कोड को देखती है, उस पूरे कोड को ट्रांसलेट करती है, और मशीन कोड सिर्फ एक ही दफ़ा एट वंस क्रिएट कर देती है। किस्तों में क्रिएट नहीं करती स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कि अच्छा ये स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही, इसको छोड़ दें, दूसरी स्टेटमेंट पे चलते हैं, उसको ट्रांसलेट कर दिया, उसका आउटपुट दे दिया। इस तरह नहीं है, पूरे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा रीड करके एक ही दफ़ा कन्वर्ट करती है मशीन कोड के अंदर। दिस इज़ योर कंपाइलर। एंड व्हाट इज़ योर इंटरप्रेटर? द इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड लाइन बाय लाइन ड्यूरिंग रन टाइम। इंटरप्रेटर मशीन कोड के अंदर आपके कोड को कन्वर्ट करता ही नहीं है, वो डायरेक्ट आउटपुट दे देता है। भाई आपने पहले लिखा था आस्क, आस्क कर लिया। फिर आपने लिखा था से कर दिया। फिर आपने लिखा प्लस करो, प्लस कर दिया। फिर आपने लिखा था कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि उसको समझ में नहीं आई, उसने स्किप कर दी, नीचे आए। यानी कि वो कोड रन कर देगा, लेकिन उसमें जो एरर्स हैं, उसमें जो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, वो अलग अलग काम कर रही होंगी। एक ही दफ़ा आपका मशीन कोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। इंटरप्रेटर इसी तरह, इंटरप्रेटर फास्ट है क्योंकि वो एक एक करके काम कर रहा हो। आपको लग रहा होगा कि इंटरप्रेटर कंपाइलर से जल्दी काम कर रहा है, बट एक्चुअली वो ज़्यादा बेहतर काम नहीं कर रहा होता। इंटरप्रेटर अलाउज इवेल्युएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोग्राम वाइल इट इज़ एग्जीक्यूटिंग। जब प्रोग्राम रन हो रहा है, उसी सिचुएशन के दौरान आप इंस्ट्रक्शंस को चेंज भी कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन को चेंज भी कर सकते हो। इंटरप्रेटर्स वर्क स्लोली व्हेन कंपेयर टू कंपाइलर्स। सो अल्टीमेटली इंटरप्रेटर नज़र ये आ रहा होता है कि जल्दी काम कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो स्लो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हर स्टेटमेंट को ज़ीरो से उठा के रन कर रहे होते हैं। कंपाइलर एक दफ़ा ही काम टाइम लेगा, लेकिन फिर जब रन करेगा प्रोग्राम को, तो वो रन हो चुका होगा, यानी एग्जीक्यूट हो चुका होगा। बार बार वो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन काम नहीं कर रहा होगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिंटैक्स? मुजीब या जुहेब भी आ गए हैं, अब ज्वाइन कर लिया है। जुहेब और मुजीब, आप दो स्टूडेंट्स हैं क्लास में। आपको क्या लगता है व्हाट इज़ अ सिंटैक्स? इसको देखे बगैर के यहाँ क्या लिखा है, आपने ये वर्ड सुना है पहले आज से? और आपको क्या लगता है कि इस वर्ड में, इस वर्ड की मीनिंग क्या है? राइट। मुजीब शेख, आपका जो जवाब है थोड़ा बहुत सही है। ज़ुहैब अली को अंदाज़ा नहीं है सिंटैक्स क्या होता है। सो बेसिकली सिंटैक्स होता ये है कि आम लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ लें, बात समझ में आ जाएगी आपको। नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। Word might sound a little complicated to the students, but it's not very complicated. It is a grammar of the sentence, of the language. जिस तरह एक लैंग्वेज की ग्रामर होती है ना, उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। आप लैंग्वेज के मे बी वर्ड सही यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर आप ग्रामर सही यूज़ नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि आप उस जुमले को नहीं समझ सकते। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बुक, इट इज़ अ वेरी अंडरस्टैंडेबल सेंटेंस, दिस इज़ अ बुक। ठीक है, बात समझ में आ गई। बट अगर मैं यही वर्ड यूज़ करूँ और ग्रामर चेंज कर दूँ, वॉज दिस बुक ए, अब जुमले का सेंस नहीं बन रहा कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। तो सिंटैक्स भी इसी तरह करता है कि सिंटैक्स आपको बताता ये है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप एक सर्टेन काम करवाना चाह रहे हैं, तो उसको लिखने का तरीक़ेकार क्या है। इस वजह से मैंने कहा था मुजीब शेख, आपका जवाब सही है थोड़ा सा, कि एक्चुअली सिंटैक्स आपको ये बताता है किस तरह से आपने कोड लिखना है। बेसिकली वो ग्रामर बता रहा होता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या क्या चीज़ें गलत हैं। अ कलेक्शन ऑफ द रूल्स विच शोज़ हाउ टू राइट इंस्ट्रक्शंस इन अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो जो रूल्स हैं, वो जो ग्रामर है, वो जो कलेक्शन ऑफ रूल्स हैं, उनको हम कहते हैं सिंटैक्स। If the syntax is correct, is not correct in a source code, the code will not code will throw an error. अगर सिंटेक्स सही नहीं है तो कोड आपका एरर फेंक देगा, यानी कि एरर दे देगा आपको, और कहेगा कि ये प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। क्यों नहीं रन हो सकता? बिकॉज आपने जो बात कही है वो मुझे समझ में नहीं आ रही, ग्रामेटिकली सही नहीं है, सिंटैटिकली करेक्ट नहीं है। और फिर कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें कहा जाता है कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि प्री डिफाइंड वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं किसी भी लैंग्वेज के। जिस तरह गेट इज़ अ प्री वर्ड, सॉरी कीवर्ड। अगर हम रैप्टर की बात करें तो रैप्टर के अंदर गेट एक जो है वो कीवर्ड है।
गेट का मतलब क्या था, इनपुट लो। इसी तरह अगर आप चले जाओ स्क्रैच के अंदर तो से का जो वर्ड था या आस्क का जो वर्ड था, ये कीवर्ड्स हैं जिनका मतलब उसको पहले से पता है कि आस्क अगर आएगा लिखा हुआ तो क्या मतलब है उसका, से का मतलब क्या है। इसी तरह मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मुख्तलिफ कीवर्ड्स होते हैं। So, like I've given this example. Consider the following English sentences. This is a book. It is a grammatically correct sentence because it is following the language's rules. इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अगर रूल्स फॉलो कर रहा है कोई स्टेटमेंट तो इसका मतलब है कि दैट स्टेटमेंट इज सिंटैटिकली करेक्ट। वरना बुक ए स्पेस भी नहीं दिया, बुक ए इज दिस, कोई सेंस नहीं बन रही, इट इज़ नॉट अ सिंटैटिकली करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज थ्रोइंग एन एरर। Similarly, if a particular instruction in a programming language follow the syntax of the language, then it is said to be correct. That's about it. Slides में मैंने इतनी बातें लिखी हैं। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, which is the actual work we are going to do in a program. All right. So C को हमने इंस्टॉल करना है कि एक्चुअली सी है क्या, उसके लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं, उसके थ्रू क्या क्या काम किए जा सकते हैं, और फिर हम उसको उन कामों को करेंगे भी। तो जिस तरह से अभी हमने डिस्कस किया ना कि अगर आपने किसी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम रन करना है तो यू विल नीड वन प्रोग्राम एंड दैट प्रोग्राम इज़ कॉल्ड अ ट्रांसलेटर। आमतौर पर इसको अब हम कहेंगे कंपाइलर। तो हमें कंपाइलर चाहिए होगा, एक ऐसा प्रोग्राम हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर के अंदर जो कि जानता हो सी के सिंटेक्स को, जो कि इंटरप्रेट कर सके, कंपाइल कर सके हमारे प्रोग्राम को, और जो कि रन कर सके हमारे प्रोग्राम को। ठीक है। सो ये काम अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्लाइड, सॉरी, अ लिंक जो कि अभी मैं क्लिक करके उसको सेव कर देता हूँ आपके सामने। बट द थिंग इज़ कि मैं आपको ये चीज़ सेंड भी कर दूँगा, या जब आपको इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी आई थिंक आपको उसके साथ चैट का डाटा भी मिलता है, तो मैं चैट रूम में आपके पास ये भेज देता हूँ चीज़। यू कैन एक्सेस दैट। अभी ना करें, अभी नहीं कीजिएगा कुछ भी। आपके सामने मैं एक एक करके सारा काम करूँगा। मैंने अपने कंप्यूटर में अभी तक ये चीज़ इंस्टॉल नहीं की है बिकॉज आई वाज प्लानिंग कि ये काम आपके सामने करूँगा ताकि ज़ीरो से आपके साथ भी वही चीज़ें हों सारी जो मेरे साथ हो रही हैं, जो मेरे साथ मसले आएंगे वो आपके साथ भी आएंगे, तो हम उनको टैकल करेंगे। So the link is, वैसे तो कहीं से भी डाउनलोड किया जा सकता है लेकिन एक लिंक अगर मैं आपको बता दूं तो हमारे पास एक ही चीज़ आ रही होगी। ये एक लिंक है, यहाँ से मैं एक चीज़ डाउनलोड कर रहा हूँ, ये लिंक मैं आपको चैट में भी भेज रहा हूँ। ये लिंक है, अपने पास कॉपी पेस्ट करके रख लें। जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग देखेंगे इस लेक्चर की वो काइंडली यूट्यूब के ऊपर मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूँगा, वरना अगर आप जूम की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको चैट रूम की रिकॉर्डिंग में ये चीज़ें मिल जाएंगी। जब आप इस लिंक पर जाएंगे तो कुछ खुलेगा नहीं, लेकिन आपके पास एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसका नाम होगा TCC 0.9, जो भी ये नाम है, ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। दिस इज़ एक्चुअली द कंपाइलर। ठीक है जी। सो राइट, यहाँ पर अब मैं वो काम करने लगा हूँ। वो जो फ़ाइल थी एक्चुअली वो डाउनलोड हो गई। अब उस फाइल को लेट सपोज़ के मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, TCC उसका नाम रख देता हूँ, या से सी कंपाइलर में उसका नाम रखता हूँ। इसके अंदर मैंने ये फ़ाइल रख दी बिकॉज इट इज़ अ सी ड्राइव, तो इसमें मुझसे ये कंडीशंस मांग रहा है। ठीक है, तो ये फ़ाइल जो कि डाउनलोड हुई है यहाँ पर रखी हुई है। अब मैं इसको करूँगा एक्सट्रैक्ट, यहीं पर मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ इस फाइल को। ओके, देयर आर सम एरर्स। ओके, द एरर इज़, ओके, आई नो व्हाट द एरर इज़। द एरर इज़ के वो सी इसके पास परमिशन नहीं है,
इस सॉफ्टवेयर के पास परमिशन नहीं है कि सी के अंदर ये कोई काम कर सके। तो मैं इसको मूव कर देता हूँ, मैं इस फाइल को मूव कर देता हूँ। राइट, तो मैं इस फाइल को यहाँ मूव कर देता हूँ। यानी कि पहला काम आपने ये करना है कि जो फाइल है इसको एक्सट्रैक्ट करना है, जहाँ पर भी आप एक्सट्रैक्ट करना चाहें। ये फाइल यहाँ एक्सट्रैक्ट हो गई, जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी तो ये फोल्डर बन जाएगा। आपने इस फोल्डर को ओपन करना है, इसके अंदर लेट मी जस्ट चेक, नो नो, आई एम जस्ट चेकिंग, यू डोंट हैव टू डू दिस। राइट, तो आपने जब इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट किया तो ये फोल्डर बन जाएगा। आप इस फोल्डर पर डबल क्लिक करेंगे, आपके सामने ये फाइल्स आ जाएंगी, होपफुली सारी फाइल्स ही आएंगी क्योंकि आप उसी लिंक से डाउनलोड करेंगे होपफुली, जिससे मैंने डाउनलोड किया है। अगला काम आपने थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है वो करना है, वो ये कि आपने यहाँ पर क्लिक करना है, यानी कि ये जो एड्रेस है पूरा का पूरा इसको करना है कॉपी। वैसे आपके पास ये चीज़ें ऐसे इस तरह आ रही होगी, आई होप कि आप सब तकरीबन विंडोज़ 8 या उससे ऊपर वाली ही यूज़ कर रहे हैं। अगर विंडोज़ 7 की यूज़ कर रहे हैं उसमें भी यही यही सारा यूआई यूज़ होता है। कि आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको आप करेंगे कॉपी। अगला काम आपने ये करना है कि आप ये जो दिस पीसी है या जो भी आपका माई कंप्यूटर होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। ये मेरे सामने प्रॉपर्टीज़ आ गई, इसमें आप जाएंगे एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स में, ये आ जाएगा आपके सामने, और इसमें आप आएंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपके सामने दो चीज़ें आ जाएंगी, एक यूज़र वेरिएबल फॉर वॉट एवर योर यूज़र नेम इज़ ज़ुबैर, एंड सिस्टम वेरिएबल्स। जो काम अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो काम आपने दोनों जो है इन दोनों जगहों के लिए करना है। आपने करना ये है कि अगर आपके पास यहाँ पर पाथ की चीज़ कहीं पर नज़र आ रही है, आपको पाथ, यहाँ पर भी पाथ नज़र आ रहा है, अगर नज़र आ रही है आपको पाथ लिखा हुआ तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे या इस पर क्लिक करके एडिट करेंगे इसको, ये आपके सामने चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें आपने वो एड्रेस डालना है जो एड्रेस अभी हमने लिखा। या अगर दूसरा तरीका आपने अप्लाई करना है, तो उस तरीके को आप इस तरह से ले सकते हैं कि ये, तो आप बेसिकली आपने ये करना होगा कि आप जब इस पर डबल क्लिक करेंगे ये आपके सामने जब चीज़ आ जाएगी आप इसको एडिट कर सकते हैं, एडिट टेक्स्ट में जाके यहाँ पर आके जो सेमीकोलन लगा हुआ होगा, इस सेमीकोलन के बाद आप स्पेस देंगे और जो एड्रेस अभी आपने कॉपी किया था उसको कर देंगे पेस्ट। जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था ना ऊपर क्लिक करके, उसको आप पेस्ट कर देंगे, सेमीकोलन लगाकर एंड करेंगे और ओके कर देंगे। यही काम आपने यहाँ पर भी करना है कि आप यहाँ पर आएँ, इसको एडिट करें, इसका टेक्स्ट एडिट करें, ठीक है, ओके कर दें इसको। इसके बिल्कुल एंड में आएँ, अगर सेमीकोलन लगा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं तो लगाएं। पिछले उसमें लगा हुआ था इसलिए मैंने अलग से नहीं लगाया, लगाएं सेमीकोलन, स्पेस दे के अपना एड्रेस डालें, सेमीकोलन लगा दें, ओके कर दें, ओके करके सेव कर दें, इसको भी ओके कर दें, इसको बंद कर दें। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने ओपन करना है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि आप यहाँ पर जाएंगे और CMD लिखेंगे। जो स्क्रीन मैंने शेयर की है उसके अंदर, ओके यहाँ पर आएगा आई थिंक CMD, जब आप लिखेंगे ये कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। आप इसको ओपन करें, ये इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें आप लिखें TCC, दैट्स इट, TCC लिख के आप करें एंटर।
अगर आपको ये कहता है कि TCC इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, तो इसका मतलब है कि आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल जो सेट की है, जो आपने किया अभी, जो मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके एडिट की है चीज़ें, वो सही होंगी तो यहाँ पर कुछ और आएगा। अगर ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि उस काम में कोई गलती रह गई। तो अब हम दोबारा से उस काम को करेंगे और दिस टाइम हम एडिट नहीं करेंगे, हम अपना एक नया वेरिएबल बना देंगे। ठीक है, सो अब हम वही काम दोबारा करेंगे, दूसरी दफ़ा आप देख लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में भी आ जाएगा और हमारी गलती भी सही हो जाएगी। और वो ये कि आपने ये फ़ोल्डर उठाया, इसको किया आपने कॉपी, आप आए प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस पीसी, दिस पीसी की प्रॉपर्टीज़ खोली है मैंने, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। अब हम न्यू बना देंगे, न्यू PATH कैपिटल लिखेंगे, ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर आके वो वैल्यू पेस्ट करें, सेमीकोलन लगाएं, ओके कर दें। इसी तरह इसमें भी न्यू करें, पाथ लिखें, एड्रेस पेस्ट करें, सेमीकोलन लगाएं, ओके कर दें, ओके कर दें, ओके कर दें और बंद कर दें। अब कमांड प्रॉम्प्ट को दोबारा से ओपन करें। अगर पिछला ही आपने ओपन किया हुआ होगा तो फिर उसमें शायद रिकॉग्नाइज ना कर पाए। दोबारा ओपन करें, TCC एंटर। अब देखें आपके सामने मुख्तलिफ चीज़ आ रही है। अब इसने रिकॉग्नाइज कर लिया है, जो भी आ रहा है उससे हमारा कोई गर्ज नहीं है फ़िलहाल। बट TCC जब लिख के मैंने एंटर किया तो इससे पहले मुझे कह रहा था इट वॉज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड कमांड, क्योंकि मैंने जब एडिट किया उसको शायद इसमें कुछ गलती हो गई होगी। तो एडिट में अगर आपसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है तो आप न्यू बना दें, न्यू पाथ, पाथ दें, ओके कर दें। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे TCC लिख के एंटर करें। अगर ये इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इसका मतलब है कि सी का कंपाइलर आपने सही तरह से अपनी मशीन में कॉन्फ़िगर कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक का क्वेश्चन, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है, जितने स्टूडेंट्स भी क्लास में मौजूद हैं मुझसे पूछ लें अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ताकि अगर ये क्वेश्चन उनका होता है जो कि रिकॉर्डिंग देखते हैं तो आई थिंक कि वो क्वेश्चंस भी वही होंगे जो कि अभी आपके जहन में शायद आएँ। यस, तलहा अली जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आपने स्टार्टिंग का बताया था, थोड़ा ये समझ नहीं आया। स्टार्टिंग में क्या समझ नहीं आया, स्पेसिफाई कर सकते हैं? क्या समझ नहीं आया तला? स्टार्टिंग का सर आपने इससे पहले जो समझाया था। जो लेक्चर मैंने दिया उसकी बात कर रहे हैं या जो अभी मैंने एक्सरसाइज करके दिखाई इंस्टॉलेशन की उसकी बात कर रहे हैं? इसकी जो भी बताया आपने, इंस्टॉलेशन जो बताई, अच्छा ठीक ये है। थोड़ा शुरू से बता दें सर, समझ नहीं ठीक, आया। ओके। सो हुआ ये है, मैं एक रिकैप कर रहा हूँ जल्दी से, रिकॉर्डिंग जाकर देख लीजिएगा, थोड़ा क्लियरली आपको पता लग जाएगी चीज़। बेसिकली हुआ ये है कि मैंने एक लिंक पे क्लिक किया है, एक लिंक मैंने शेयर भी किया है यहाँ पे चैट रूम के अंदर, वो मैं अभी यूट्यूब की जब वीडियो अपलोड करूँगा तो उसके अंदर भी वो लिंक डाल दूँगा। उसकी डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको नज़र आ जाएगा। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे या उस लिंक को जब आप खोलेंगे तो एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी और वो फाइल है, ये फाइल है जो डाउनलोड हो जाएगी, ये वाली, ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, इसको जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर करके, क्योंकि ये रार की फाइल है, कंप्रेस्ड फाइल है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको जब आप एक्सट्रैक्ट हेयर करके करेंगे तो ये एक फ़ोल्डर खुल जाए, बन जाएगा आपके पास। जब आप इसको खोलेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ रखी होंगी। आपने सिर्फ इसको खोलना है और इस फोल्डर का जो एड्रेस है वो कॉपी कर लेना है। ये एड्रेस आप करेंगे कॉपी, फिर आप जाएंगे दिस पीसी के उसमें प्रॉपर्टीज़ में, माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं आप उसमें जाएंगे, आप फिर जाएंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में
और उसके बाद आप जाएंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में और इन दोनों में आपने वो पाथ ऐड कर देना है। आप न्यू करेंगे, लिखेंगे पाथ PATH, एड्रेस को यहाँ पर ऐड करेंगे, सेमी कॉलन लगा के ओके कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर आएंगे, इसमें न्यू करेंगे, पाथ लिखेंगे PATH, यहाँ पर एड्रेस को पेस्ट करेंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे, ओके करके एंटर कर देंगे, इसको भी ओके कर देंगे, इसको भी ओके कर देंगे एंड एवरीथिंग विल बी ओके। फिर जब आप CMD ओपन करेंगे यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट CMD लिखेंगे, जब आप कमांड प्रॉम्प्ट जब आपके सामने ओपन हो जाएगा तो कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे TCC, एंटर करेंगे। आपके सामने अगर ये चीज़ें आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि आपने C का कंपाइलर सही से इंस्टॉल कर लिया है। सो दैट्स अबाउट इट। अब आते हैं C का कोड कैसे लिखेंगे हम। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एक्चुअली कोड काम कैसे करेगा। इसके बाद हम थोड़ी सी हर दफ़ा आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा, यानी कि अभी जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं 1-2 क्लास तक रहेंगी, उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे एक दूसरी चीज़ के ऊपर जहाँ पर हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बट हम डायरेक्ट आसानी की तरफ नहीं जाना चाह रहे। अगर हम डायरेक्ट आसानी की तरफ चले जाएंगे तो हमें चीज़ें बेसिकली पता नहीं लग रही होंगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है, जो कि बेसिस हैं। सो अब हम आते हैं C का एक कोड लिखते हैं। C का कोड हम लिखेंगे डायरेक्टली किसी भी एडिटर में आप लिख सकते हैं। मैं नोटपैड में लिखता हूँ, आप चाहें तो वर्ड में लिख सकते हैं, आप चाहें तो वर्ड पैड में लिख सकते हैं, कोई भी आपका एडिटर हो जिसमें आप टेक्स्ट लिख सकें, आप वहाँ पर कोड लिख सकते हैं। और मैं एक सिंपल सा कोड लिखता हूँ। तलहा फिर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी तलहा। सर ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है ये सर ये इसमें होता है कंप्यूटर में, ये करना पड़ता है? नहीं, ये होता है ऑलरेडी, कंप्यूटर में होता है ये CMD। सर लिखेंगे ये आ जाएगा? हाँ, लिखेंगे तो यही आ जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से ही आ जाएगा। CMD लिखेंगे आ जाएगा आपके सामने। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, so let's begin. Let's write a code in the language C. How does language C work? So this was the statement of Scratch. ठीक है, स्क्रैच ऐसे लिखता था ना, ऑल्दो उसमें ये चीज़ ग्राफिकल होती थी, प्रिंट हुई भी होती थी पहले से, आप सिर्फ अंदर लिखते थे कि से हेलो जुबैर या हेलो वॉट एवर। ये स्टेटमेंट थी स्क्रैच की। इसी तरह दिस वॉज एन स्टेटमेंट पुट एक्स, जो एक्स की वैल्यू प्रिंट कर देता था रैप्टर में। सी लैंग्वेज में लेट सपोज कि मैं स्क्रीन पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ हेलो। क्या प्रिंट करना चाह रहा हूँ? मैं ये चाह रहा हूँ कि जब प्रोग्राम रन हो तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाए हेलो। दिस इज़ माई मोटिव, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट प्रोग्राम आई एम गोइंग टू राइट, हेलो, कि हेलो प्रिंट हो जाए जब मैं प्रोग्राम को रन करूँगा ना। जिस तरह से आपके पास कोई फॉर एग्जांपल एक गाने की एक फ़ाइल बनी हुई होती है, आप उस पर डबल क्लिक करते हैं गाना चलना शुरू हो जाता है। आपके पास एक डॉक्यूमेंट पड़ा है, उस पर डबल क्लिक करते हैं आपके पास फाइल खुल जाती है, आप उसको रीड कर रहे होते हैं। इसी तरह मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक ऐसी फ़ाइल बनाऊँ, मैं एक ऐसा कोड लिखूँ, जब मैं उसको डबल क्लिक करके या जैसे भी उसका तरीका है रन करूँ जब उसको, तो स्क्रीन के ऊपर हेलो प्रिंट हो जाए। दैट्स इट। जिस तरह स्क्रैच के अंदर से था और बाकी के अंदर पुट था। C++ के अंदर सॉरी C के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी जाती है फॉर प्रिंटिंग समथिंग ऑन द स्क्रीन, इट्स नॉट से, इट्स नॉट पुट, इट्स नॉट आउटपुट, इट्स PRINTF, प्रिंट एफ। अगर आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे और इसके बाद जो चीज़ लिखेंगे वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। ये अभी तक जो मैंने बात की है, ये बात हुई है कीवर्ड की, कि कौन सा वर्ड है जो कि बोलने से, जो कि लिखने से सी प्रिंट कर देगा कोई चीज़ स्क्रीन के ऊपर, ये वो है। बट अभी इस वक्त इस स्टेटमेंट में सिंटेक्स को मैंने फॉलो नहीं किया, यानी कि वर्ड्स तो ठीक है, बुक ए दिस आ, प्रिंट एफ हेलो है, ठीक है, बट सिंटेक्स को मैंने फॉलो नहीं किया। C++ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमारा काम यही है, इस प्रोग्राम को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझ के हम इसको पूरा करेंगे और आज ही इंशाल्लाह रन भी करेंगे। सो प्रिंट एफ हेलो के लिए अगर आपने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो C के रूल्स एंड रेगुलेशंस में ये है कि अगर आपने जो चीज़ प्रिंट करवानी है उसके लिए वर्ड तो आपने प्रिंट एफ का यूज़ करना है, लेकिन जो चीज़ प्रिंट करवानी है वो आप लिखेंगे
ब्रेसेस में। फिर अगर जो चीज़ लिखी हुई है वो एज इट इज़ प्रिंट करवानी है तो उसको आप लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में। एज इट इज़ का मतलब ये है कि लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ कि प्रिंट एफ एक्स, तो बेसिकली मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं एक्स प्रिंट करना चाह रहा हूँ या एक्स की वैल्यू प्रिंट करना चाह रहा हूँ। जिस तरह रैप्टर में अगर आपको याद हो लिखा हुआ होता था पुट एक्स, लेकिन वो एक्स क्या होता था बेसिकली समथिंग, कोई वैल्यू होती थी उसकी, 4 होती थी या 7 होती थी, वॉट एवर। तो अगर आप इन्वर्टेड कॉमास के बगैर लिख देंगे तो सी को ये लगेगा कि आप उसकी वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं हेलो की वैल्यू प्रिंट नहीं करना चाह रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू प्रिंट हेलो। तो अगर आप कोई चीज़ एज इट इज़ प्रिंट करवाना चाह रहे हो जैसी वो है, तो आप उसको लिखोगे इन्वर्टेड कॉमा में। तो दो रूल्स अभी तक हमने पढ़े हैं, वो ये कि प्रिंट एफ ये कहता है कि जो चीज़ प्रिंट करनी है वो पैरेंथेसिस में लिखें, ब्रैकेट्स में लिखें, और अगर एज इट इज़ प्रिंट करनी है तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखें। ठीक है। और एक और बात सी ये कहता है, सी ये कहता है कि मुझे ये पता नहीं लगता है कि आपने बात कब ख़त्म कर दी, इसलिए जब आप बात ख़त्म कर दें आपको पता लगे कि बस यही बात थी, आपने और कुछ नहीं करना था। आपने ये नहीं कहना था कि हेलो के साथ ये भी प्रिंट करें, आपने ये नहीं कहना था कि हेलो के साथ एक्स और वाई को ऐड भी करें, आपने ये नहीं कहना था कि हेलो के साथ कुछ रीड करें। अगर आपने कोई और काम नहीं करवाना, अगर आपने कहना है प्रिंट एफ हेलो बात ख़त्म, तो बात ख़त्म करने के लिए आप सेमी कॉलन लगा दें। दिस इज़ लाइक द फुल स्टॉप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज जिस तरह फुल स्टॉप होता है ना, कि अगर जुमला चल रहा है तब तक तो फुल स्टॉप नहीं आएगा, कॉमा आ सकता है, स्लैश आ सकता है, सेमी कॉलन आ सकता है, लेकिन फुल स्टॉप जब आएगा जब जुमला ख़त्म हो गया हो। तो सी भी यही कहता है कि अगर आपने जुमला ख़त्म कर दिया है तो इसका मतलब है कि आप सेमी कॉलन लगाएंगे। ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट हो गई। इस स्टेटमेंट में अब एज अ स्टेटमेंट कोई मसला नहीं है, इट इज़ अ कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ सी प्रोग्राम। हाउएवर इसको इस सिचुएशन में रन नहीं किया जा सकता, कुछ और मराहिल हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अब कोड लिख देता हूं पूरा का पूरा, जस्ट अ कपल ऑफ अदर लाइंस, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। द सी कोड विल ऑलवेज स्टार्ट विद दिस स्टेटमेंट जो कि मैंने ऊपर लिखी, उसके बाद इट विल बी दिस स्टेटमेंट, उसके बाद इट विल बी स्टार्टिंग ऑफ अ करली ब्रैकेट, उसके बाद इट विल बी एंडिंग ऑफ अ करली ब्रैकेट, उसके बाद इट विल बी रिटर्न ज़ीरो। इन सब स्टेटमेंट्स में काम सिर्फ ये हो रहा है। अब एक बात समझें, कुछ चीज़ें इनमें से मैं आपको अभी एलॉबरेट कर दूंगा, कुछ चीज़ें हो सकता है कि आज नहीं 2 वीक्स बाद, कुछ हो सकता है कि मिड के बाद आपको समझ में आ जाएं। जो चीज़ें मैं अभी एलॉबरेट नहीं करता हूँ उन चीज़ों में आप सब ने ये एक तरह से ईमान ले आना है कि ये चीज़ें ऐसी होंगी, आपको उसके पीछे की वजह नहीं पता और ना ही आपने जाननी है जब तक कि हम उस टॉपिक पर नहीं आते। तो वो कौन सी चीज़ें हैं वो जो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सप्लेन करना, और जो चीज़ मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ उसमें मैं ये चीज़ बता दूंगा कि अभी फ़िलहाल ये ऐसा ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्टेटमेंट है ये कर ये रही है कि इंक्लूड कर रही है इस फाइल को। जिस तरह आप फाइल बनाते हैं ना कोई, कि आपने फाइल बनाई ahmad.doc.doc, अगर आपकी कोई इमेज होती है तो उसकी एक्सटेंशन होती है .jpg, अगर आपकी कोई फॉर एग्जाम्पल वीडियो होती है तो उसकी एक्सटेंशन होती है .mkv या .mp4, राइट। इसी तरह ये एक फ़ाइल है stdio, उसकी एक्सटेंशन है .h। इस फाइल के अंदर कुछ लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जिनसे हमारा सरोकार नहीं है। लेकिन अगर आपने सी का कोई भी प्रोग्राम रन करना है, चाहे छोटे से छोटा जो कि अभी हम लिख रहे हैं या बड़े से बड़ा, उसमें ये काम करना लाजमी है, यानी कि इस फाइल को सबसे पहले इंक्लूड करना लाजमी है। अगर ये फाइल इंक्लूड नहीं होगी तो ऐसे समझें, अगर ये फाइल आपने इंक्लूड नहीं की अपने प्रोग्राम में, यानी कि ये स्टेटमेंट नहीं लिखी, तो फिर प्रोग्राम को पता नहीं चल सकेगा कि प्रिंट का मतलब क्या है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, इस इन्वर्टेड का मतलब क्या है, इसको मतलब पता नहीं लगेंगे।
इसको ग्रामर पता नहीं लग रही होगी। तो ऐसे समझें कि आपको अगर मैं ये कहूँ कि ये एक मज़मून है, आपको एक मज़मून देता हूँ, ऐसे लिखा हुआ है फ़ारसी के अंदर, और मैं आपको कहता हूँ कि इसको कन्वर्ट कर दें उर्दू लैंग्वेज में। यही काम हम कर रहे हैं ना। मैं एक सी लैंग्वेज लिखता हूँ और इसको रन करने के लिए मैं मशीन को कहूँगा कि इसको कन्वर्ट कर दे मशीन लैंग्वेज में, ताकि वो रन कर सके। यही बात हमने अभी सीखी कि मशीन इसको तो नहीं समझ सकती, मशीन इसको कन्वर्ट करेगी यूजिंग अ कंपाइलर, इसको कन्वर्ट करेगी मशीन लैंग्वेज में और फिर रन करेगी। तो अगर यही काम मैं आपको कहता हूँ कि फ़ारसी में लिखी हुई एक चीज़ है, आप उसको कन्वर्ट कर दें उर्दू लैंग्वेज में, सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप डिक्शनरी उठा के लाएंगे फ़ारसी टू उर्दू की। तो ये वही स्टेटमेंट है कि सबसे पहला काम क्या करना है हमने, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन, वो जो मतलब है वर्ड्स का कि किस वर्ड का क्या मतलब है, वो जो लाइब्रेरी है, वो जो बुक है डिक्शनरी, वो आपने सबसे पहले इंक्लूड करनी है। और ये जो हैश है इसका मतलब है सबसे पहले इंक्लूड की जाए। ये फाइल को नाम को इनक्लोज करने के लिए सिर्फ लिखा गया है, लिखना लाजमी है। इंक्लूड की जाए ये फाइल जो कि डिक्शनरी है, C2 मशीन लैंग्वेज की डिक्शनरी है, ये इंक्लूड की जाए इस डिक्शनरी को सबसे पहले। हैश का मतलब है सबसे पहले, यानी कि बाकी काम बाद में, सबसे पहले हैश वाला काम करूं। इस हैश को कहा जाता है, मैं सबको चैट रूम में भेज भी रहा हूँ ये वर्ड, और आपके सामने कहता भी हूँ। इट इज़ कॉल्ड प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव, यानी कि प्रोसेसिंग से पहले प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव क्या करना है वो बताओ। तो ये हैश आपको ये बताता है कि प्रोसेसिंग से पहले क्या करना है। क्या करना है? इंक्लूड करें, लेकर आएँ stdio.h, फारसी से उर्दू की डिक्शनरी। तो ये काम तो हमने लाजमी करना है, ताकि हमारे प्रोग्राम में आगे जो काम हो रहा है वो हमारी ये फाइल समझ सके और इसको कन्वर्ट कर सके। इंट मेन क्यों लिखा जाता है इसको छोड़ दें। ये करली ब्रैकेट्स क्यों हैं, स्क्वायर क्यों नहीं है, इनको भी छोड़ दें। ये चीज़ ऐसे ही होगी, ये चीज़ ऐसे ही होगी, ये चीज़ ऐसे ही होगी, और ये चीज़ ऐसे ही होगी। यानी कि आपने प्रोग्राम में जितने भी काम करने हैं वो इस ब्लू जो मैंने अभी सेलेक्ट किया है इसकी जगह आएंगे। चाहे वो ये काम हो, चाहे वो ये हो या ये हो या ये हो या ये हो, वॉट, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी, ये काम चेंज होंगे। तो अभी मैं सिर्फ इससे एक काम करवाना चाह रहा हूँ, दैट इज़ आई वांट इट टू प्रिंट हेलो। ठीक है, सो दिस इज़ योर टिपिकल सी प्रोग्राम। अब ये है कि मैंने इसको लिखा तो नोट पैड में है, लेकिन जब मैं इसको सेव करूँगा तो उसके अंदर मैं कुछ चीज़ें चेंज करूँगा। जब मैं इसको सेव करने बैठूँगा, और लेट्स से कि मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करता हूँ। ओके, इस फाइल को जब मैं सेव करूँगा, इन इंस्ट्रक्शंस को ज़रा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। जब मैं इस फाइल को सेव करूँगा तो आई विल नेम इट, फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे देता हूँ pf1d, pf1d डॉट सी। अब लिखी तो मैंने नोटपैड में है, लेकिन मैं इसको जब डॉट सी करके सेव करूँगा तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि इट इज़ अ सी सोर्स कोड फाइल, इट इज़ अ फाइल विच इज़ रिटन इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यू कैन एडिट इट इन नोटपैड या एनी अदर एडिटर, बट इट इज़ एक्चुअली अ सी सोर्स कोड। और ज़्यादा बेहतर है अगर यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बजाय आप ऑल फाइल सेलेक्ट कर लें। जस्ट अ प्रिकॉशन, इट्स नॉट नेसेसरी बट इट्स अ प्रिकॉशन। फाइल का नाम लिखें चाहे जो लिखें, डॉट सी ऑल फाइल्स। एक और बात ज़रा जहन में रखिएगा, वो ये कि नाम जो आप फाइल का रख रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि उस नाम में स्पेस ना हो। क्योंकि बहस में फ़िलहाल नहीं जा रहे, फ़िलहाल आपकी कोशिश करें ना हो। अगर आप रखेंगे तो आपके सामने कुछ मसले आएंगे, आप उनको खुद ही देख लीजिएगा कि क्या मसले हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप स्पेस लाएं ही ना, उन मसलों में ना पड़ें। फ़िलहाल आप स्पेस ना दें और सिर्फ नाम लिख दें फाइल का विदाउट एनी स्पेसेस, और इस फाइल को कर दें सेव। जब मैं इस फाइल को सेव करूँगा तो डेस्कटॉप के ऊपर एक ये फाइल बन जाएगी इस तरह की, pf1d.c। ये अभी डेस्कटॉप के ऊपर मैंने सेव की, इस फाइल के अंदर ये लिखा हुआ है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये सेव हो चुकी है फाइल। अब सवाल ये आता है कि इसको रन कैसे करना है। इसको रन करने का तरीक़ेकार ये है कि आप दोबारा वही cmd ओपन करेंगे। आपका प्रोग्राम हमेशा रन यहाँ पर होगा। cmd आपने ओपन किया,
हाँ, बल्कि एक मैं इसको बंद करके एक काम मैं करता हूँ, क्योंकि डेस्कटॉप की जो लोकेशन है वो भी सी की होती है, इस वजह से मे भी CMD सही से लिख ना सके फाइल मेरी। सो मैं इस फाइल को यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं सोर्स कोड का। इस जगह रख देता हूँ मैं इस फाइल को, ठीक है। अब हम ओपन करते हैं CMD। राइट, अब कमांड प्रॉम्प्ट अगर किसी स्टूडेंट ने चलाया है तो उसे ये बात समझ में आ जाएगी। अगर नहीं तो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है। एक्चुअली CMD जब आपने ओपन किया है ना, तो CMD की अभी लोकेशन ये है, सी यूज़र्स ज़ुबैर, इस फोल्डर में आया हुआ ये, जबकि मेरी फ़ाइल इस फोल्डर में नहीं है, फाइल मेरी कहीं और है। वो यहाँ पर है, स्टडी एंड बैकअप, स्टडी, इन फोल्डर्स के अंदर जाकर यहाँ पर है फाइल मेरी, ठीक है। सो ये तो खैर काफ़ी आगे जाकर हो जाएगा। वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट चेक वन थिंग। ठीक है, सही है, सॉरी। सो CMD में जब आप ये काम करेंगे तो इट वुड बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट, क्योंकि वी वांट दिस लोकेशन टू बी चेंज्ड। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप CMD को ओपन ना करें। ज़्यादा बेहतर तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पर जब राइट क्लिक करेंगे ना अपने फोल्डर में जहाँ पर आपकी फ़ाइल रखी हुई है, इस पर जब आप राइट क्लिक करेंगे, एक मिनट, ओके, जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने मेन्यू आ जाता है, व्यू, सॉर्ट बाय, ये सारी चीज़ें। ये आपके सामने जब मेन्यू आएगा इसमें वो चीज़ नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पर राइट क्लिक करने से पहले शिफ्ट दबाएंगे, यानी शिफ्ट दबा के रखें, मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है और अब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, अब भी वही मेन्यू खुला है, लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज़ आ गई है, ओपन पावर शेल विंडो हेयर। जो स्टूडेंट्स 8 से पुरानी विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, XP यूज़ कर रहे हैं या 7 यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो होगा ओपन कमांड प्रॉम्प्ट विंडो हेयर। एक ही चीज़ है दोनों, कोई फ़र्क नहीं है ख़ास। तो हम पावर शेल विंडो को ओपन करते हैं, एंड दैट इज़ योर पावर शेल विंडो। इट इज़ जस्ट लाइक योर CMD। अब देखें यहाँ पर जब मैंने इस फोल्डर में आके यहीं पर शिफ्ट करके राइट क्लिक करके ओपन पावर शेल विंडो किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर उसी एड्रेस पर आ गया ये। मुझे CMD के एड्रेस को चेंज करना नहीं पड़ा, वो ये ऑलरेडी उसी एड्रेस पर था। तो आप CMD का एड्रेस चेंज करना अगर जानते हैं कर दें। CMD का एड्रेस बेसिकली पता है कैसे चेंज होता है, अगर मैं CMD ओपन करके दिखाऊं। CMD का एड्रेस बेसिकली चेंज ऐसे होता है कि अगर आपने बैक जाना है तो CD डबल डॉट जब आप करेंगे तो आप एक स्टेप बैक आ जाएंगे, यानी C यूज़र्स में आ जाएंगे। इसी तरह आपने अगर C में जाना है तो आप CD डबल डॉट करेंगे, आप C में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने ड्राइव ही चेंज कर देनी है पूरी, तो आप उस ड्राइव का नाम लिखें, कॉलन लगाएं, एंटर कर दें, आप उसमें आ गए। अब उसके बाद फिर आप CD करके जो फोल्डर है उसमें जाएं, CD स्पेस अगर फोल्डर का नाम देंगे आप उस फोल्डर में आ जाएंगे, अगर वो फोल्डर हुआ तो। इसी तरह आप 1 बाय 1 फोल्डर करते करते आप उस जगह तक पहुँचें। इससे बेहतर ये नहीं है कि आप जिस उस फोल्डर को यहाँ से खोलें और शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करें और पावर शेल विंडो में आ जाएं। यहाँ पे ऑलरेडी उसी फोल्डर में होंगे। सो यहाँ पर आके अब हमने वो काम स्टार्ट करना है कि आपकी फ़ाइल तो बन चुकी है, अब इस फाइल को आपने करना है रन, एग्जीक्यूट करना है। तो जब आप फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट, हमने ये पहले से कहा हुआ है कि एग्जीक्यूट आप सोर्स कोड को नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट मशीन लैंग्वेज के कोड को किया जा सकता है। ये बात हमने की डिटेल में। अगर आप मशीन लैंग्वेज के कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि ये जो सोर्स कोड है C में जो लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज के कोड में आपको लाना पड़ेगा। और इस प्रोसेस को कहा जाता है कंपाइलेशन।
कंपाइल किया जाए, यानी कि ट्रांसलेट किया जाए, पूरे के पूरे कोड को ट्रांसलेट किया जाए मशीन लैंग्वेज में। हमने इस बारे में डिटेल में बात की है अपने थ्योरी के लेक्चर में अभी थोड़ी देर पहले। तो ये काम करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो है TCC। आप लिखेंगे TCC, स्पेस देंगे, अपनी फाइल का नाम लिखेंगे जिस फाइल को आपने कंपाइल करना है, TCC pf1d.c। मैंने ये लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि आई वॉन्ट टू कंपाइल दिस फाइल, दिस इज़ अ कमांड। TCC आपने लिखना ही है, जिस फाइल को आपने लिखना है उस फाइल का नाम लिखें, .c की फाइल है, और कर दें एंटर। मैंने एंटर किया, क्या देखा आपने, क्या नोट किया, आपकी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, क्या नोट किया, क्या हुआ, टेल मी। क्या कॉपी हुआ है तला? कैन यू बी अ लिटिल स्पेसिफिक? एनीवन एल्स? मुजीब क्या लगता है आपको? जुहैब, दानियाल ने भी ज्वाइन किया है। तलहा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली इसकी स्क्रीनशॉट लेके पार्टिसिपेंट्स का और मुझे ईमेल कर दें zubair@smiu.edu.pk पे। आज सीआर नहीं है तो ये काम सैयद तलहा करेंगे। सो एक्चुअली हुआ ये है कि आपने ये स्टेटमेंट लिखी, TCC स्पेस फाइल का नाम .c, एंटर किया, कुछ भी नहीं हुआ, वही चीज़ दोबारा आ गई। लेकिन जहाँ पर आपकी C फाइल रखी हुई थी वहाँ पर अब एक और फाइल बन गई, उसका नाम वही है जो कि आपकी C फाइल का नाम है, लेकिन उसमें सिर्फ .c नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ C फाइल, दिस इज़ एन एग्जीक्यूटेबल एप्लीकेशन, यानी कि मशीन का कोड है ये आपका सोर्स कोड था, ये कन्वर्ट हो गया है मशीन कोड में। जब ये मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया है तो यानी कि अगला काम ये है कि मुझे इसको रन करना है, और इसको रन करने का तरीक़ेकार बड़ा सिंपल सा है कि आप इसका नाम लिख दें pf1d, बस। .c नहीं लिखे क्योंकि .c जो है वो तो आपकी फाइल है, सोर्स कोड है। हम सोर्स कोड को नहीं, हम इस मशीन कोड को रन करना चाह रहे हैं। pf1d को जब आप एंटर करेंगे, कम ऑन, आई थिंक .exe भी मुझे लगाना पड़ेगा। स्पेलिंग, पाथ, सब चीज़ें सही हैं आई थिंक। pf1d, okay, it is throwing many errors. ओके, ./ ठीक है, ठीक है, राइट, गुड, आई फॉरगॉट अबाउट दैट, यस, लेट मी टेल यू कि ऐसा क्यों है। सो देखें, मैंने वही काम किया, मैंने इस फाइल को रन किया, यानी कि ./pf1d, ये देखें आप, हेलो प्रिंट हो गया। पहले भी हो गया जब मैंने exe लिखा, और अब भी प्रिंट हो गया जब मैंने हेलो लिखा। सो हुआ ये क्या है, हुआ ये है कि मैंने इसको ऐसे समझा कि मैंने इस फाइल पे जैसे डबल क्लिक करके ये काम किया हो, खोला हो, मैंने इस फाइल को रन किया। रन करने का तरीका है कि pf1d करके आप एंटर कर दें। ये ./ मुझे इसलिए लगाना पड़ा बिकॉज जब फाइल मशीन कोड में आ जाती है तो हर प्रोग्राम उस फाइल को रन नहीं कर सकता, हर प्रोग्राम के पास परमिशन नहीं होती है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल रन कर सके। तो परमिशन के लिए डॉट और / लगाया जाता है। दिस इज़ एक्चुअली /, दिस इज़ नॉट स्लैश। डॉट के बाद स्लैश नहीं है, स्लैश इज़, मैं आपके सामने लिखता हूँ, दिस इज़ स्लैश, दिस इज़ // तो ये जो / है ये आपने यूज़ करना है। आपकी कीबोर्ड के ऊपर जहाँ पर बैक स्पेस का बटन है उसी के अराउंड ये / का बटन होगा,
उसके नीचे होता है मोस्टली, कहीं कहीं उसके बराबर में भी होता है, लेकिन बैक स्पेस के नीचे या बराबर में होगा बैक स्लैश का बटन। तो ये बैक स्लैश का बटन, डॉट बैक स्लैश जब आप लगा देते हैं तो इसका मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि इस फाइल को रन कर दिया जाए, बेशक बेशक कंप्यूटर मना करे, बेशक कंप्यूटर कहे कि नहीं इससे इसमें एरर हो सकता है, इसमें इसमें कोई वायरस हो सकता है, वट एवर, लेकिन इस फाइल को रन कर दिया जाए। तो डॉट स्लैश करके जब आप pf1d करते हैं तो बेसिकली आपने इस फाइल को रन कर दिया। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में ये परमिशन ना मांगे और जब आप pf1d करें तभी वो चीज़ रन हो जाए, लेकिन मेरे कंप्यूटर में ये परमिशन नहीं है, इसलिए मैं pf1d से पहले डॉट स्लैश लगा रहा हूँ, बैक स्लैश, ताकि ये फाइल सही से रन हो जाए। और आप ये देख रहे हैं कि हेलो प्रिंट हो चुका है। यही काम हम दोबारा करते हैं, एक और प्रोग्राम लिखते हैं, एक दो और प्रोग्राम लिखते हैं। इस फाइल को मैं कर रहा हूँ डिलीट, क्योंकि अब मैं प्रोग्राम चेंज करने वाला हूँ, या अगर आप रखे रहें तो भी कोई इशू नहीं है। मैं इस फाइल को फ़िलहाल कर रहा हूँ डिलीट। अब मैं इसको दोबारा से चेंज करना चाहता हूँ, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ। अब देखें मैं इस पर अगर डबल क्लिक करूँगा तो इट वुड नॉट नो कि इस फाइल को किस में खुलना चाहिए। ठीक है, तो बेहतर तरीका ये है कि आप इस पर राइट क्लिक करें और एडिट करें, तो ये नोटपैड में एडिटेबल फाइल खुल जाएगी। लेट सपोज कि मैं हेलो प्रिंट नहीं करवाना चाह रहा, मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। मैंने कोड चेंज कर दिया, मैं इस कोड को करूँगा। अब देखें अगर आपको यहाँ पे स्टार नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने इस फाइल में कुछ चेंजेस की हैं जो कि अभी तक सेव नहीं हुई हैं। मैं अभी कंट्रोल एस दबाऊँगा और देखिएगा, यानी कि फ़ाइल को सेव करूँगा तो ये स्टार चला जाएगा, फाइल सेव हो गई फाइल। इसका मतलब है कोई एडिटिंग नहीं हुई है इसमें, अभी जो फाइल है इसी है हालत में ये सेव्ड है। सेव करूँगा, मैं इसको बंद करूँगा, मैं दोबारा वही काम रिपीट करूँगा, यानी शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करूँगा, पावर शेल विंडो ओपन हो जाएगी। उस पावर शेल विंडो के अंदर सबसे पहले मैं इस कोड को कंपाइल करूँगा, यानी कि कन्वर्ट करूँगा मशीन कोड में, pf1d.c, एंटर, फाइल बन गई देखें ऊपर। अब मैं इसको रन करने के लिए डॉट बैक स्लैश pf1d करके जब एंटर करूँगा तो अब देखें हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। कुछ और प्रिंट करते हैं, बंद करते हैं इसको। अब देखें मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें आता हूँ, मैं एडिट करता हूँ। मैं इसमें कह देता हूँ फॉर एग्जांपल हेलो ज़ुबैर। सेव किया मैंने, कंट्रोल एस प्रेस कर दिया, सेव कर दिया है। शिफ्ट दबा के मैं इस पे आता हूँ, ओपन पावर शेल विंडो करता हूँ। रिमेंबर ऑलवेज कि अगर आपने अपने कोड में कुछ एडिटिंग की है, ये बात अगर आप अभी समझ लेंगे ना, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा आगे की सारी चीज़ें। अगर आपने अपनी फाइल में कोई एडिटिंग की है तो आप उसको दोबारा कंपाइल करेंगे, यानी कि tcc/pf1d.c। अगर आप दोबारा ये वाला काम कंपाइलेशन नहीं करेंगे तो आपको ये पता है कि अभी तक ये जो मशीन कोड था ये किससे कन्वर्ट हुआ था, ये हमारे पिछले कोड को कन्वर्ट करके इसने बनाया था मशीन कोड। हमने अभी अपना कोड चेंज कर दिया है, मशीन कोड पुराना ही रखा हुआ है, तो इस वजह से वी वांट इट टू बी रिप्लेस्ड। तो जब हम इसको दोबारा कंपाइल करेंगे तो ये पुराना जो मशीन कोड है इससे रिप्लेस कर देगा ये नया मशीन कोड। अब ये फाइल, अब जो फाइल आपको pf1d नज़र आ रही है ये कंपाइलेशन के बाद अब नया कोड है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो pf1d हेलो ज़ुबैर आ रहा है। इसकी कंफर्मेशन के लिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको बंद करता हूँ, मैं इसमें चेंजिंग कर देता हूँ एडिट, और सिर्फ हेलो लिख देता हूँ, कंट्रोल एस। मैंने फाइल सेव कर दी, मैंने पावर शेल विंडो ओपन की, और यहाँ पर आकर अगर मैं कंपाइल ना करूँ और सिर्फ रन करूँ, तो आप देखें हेलो ज़ुबैर आ रहा है, क्योंकि ये कोड वो है जो कि पिछली फाइल से कोड ट्रांसफ़र हुआ था। इस फाइल से ट्रांसफ़र अभी नहीं हुआ, कब होगा ट्रांसफ़र, जब मैं इसको कंपाइल करूँगा। अब ये नई फाइल हो गई है। अब मैं अगर वही काम करता हूँ डॉट बैक स्लैश pf1d, अब सिर्फ हेलो आ रहा है, यानी कि अब ये कोड अपडेट हो गया, मशीन कोड। एक और छोटा सा काम और करते हैं, मैं इस फाइल को दोबारा एडिट करता हूँ, और लेट सपोज कि मैं इसमें ये पैरेंथेसिस लगाना भूल गया, सेव कर दी मैंने, फाइल बंद कर दी, सॉरी, पावर शेल विंडो ओपन की, कंपाइल किया। अब देखें पहले अगर मैं कंपाइल कर रहा था तो इसके बाद डायरेक्ट ये वाली लाइन आ रही थी, अब इसमें एक और लाइन आ गई है। अगर बग़ैर कुछ कहे ये वाली लाइन आ जाए तो इसका मतलब है कि आपके कोड में कोई एरर नहीं था, लेकिन अगर वो कुछ कहेगा तो इसका मतलब है एरर है।
अब ये एरर बता रहा है। इस एरर को रीड करने के बहुत से तरीके होते हैं, कुछ कभी गलत होते हैं कभी सही होते हैं। वो ये कह रहा है कि इस फाइल में लाइन नंबर 4 पे एक एरर है, उस एरर की डिस्क्रिप्शन ये है कि कॉमा एक्सपेक्टेड। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कॉमा आएगा कहीं पे। आमतौर पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये बात अपने अंदर बिठा लें कि जब भी आप कोडिंग करेंगे तो जो कंपाइलर आपको एरर बता रहा होगा लाजमी नहीं है कि हमेशा वही एरर हो, बल्कि 99% ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि जो एरर कंपाइलर बताता है एक्चुअली एरर वो नहीं होता, एरर कुछ और होता है। इसको ऐसे समझ लें कि अगर मैं लिखता हूँ बुक ए दिस आ, या बुक ए दिस अ बुक, कुछ भी गलत जुमला लिखता हूँ ग्रामेटिकल, तो इसमें एरर निकालने वाला अलग एरर निकाल सकते हैं। कोई ये कह सकता है कि आपको बुक पहले नहीं लिखना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट है, आप बाद में लिखें उसको। कोई मुझे ये भी कह सकता है कि आपको दिस आखिर में नहीं लिखना चाहिए, वो सब्जेक्ट है, उसको पहले लिखें। कोई आपको ये भी कह सकता है कि आप ए नहीं लिखें, इट इज़ नॉट एन आर्टिकल, आप इसमें दा लिखें। तो एरर अलग अलग हैं। इट्स अबाउट हाउ यू सी इट, आपको उसका सोल्यूशन क्या नज़र आता है। तो यहाँ पर कंपाइलर मुझे ये सोल्यूशन एक्सपेक्ट करके दे रहा है कि आपने कॉमा कहीं नहीं लगाया, जबकि एक्चुअली कॉमा नहीं, मैं पैरेंथेसिस भूल गया हूँ। लेकिन कम से कम इसने मुझे ये बता दिया कौन सी लाइन में है, 1 2 3 4th लाइन में ये एरर है। तो फिर मैं 4th लाइन को जब मैं गौर से देखता हूँ मुझे पता लगता है ओके यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस भूल गया हूँ। मैं इस फाइल को दोबारा सेव करता हूँ एंड अगेन मैं इस फाइल को दोबारा कंपाइल करूँगा। अब सही कंपाइल हो गई है, अब मैं इसको रन करूँगा एंड दिस इज़ योर आउटपुट। This is how we are going to run our codes in C language. मुख्तलिफ तरह के हम कोड्स लिखेंगे। अभी हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी है इसके अंदर विच इज़ प्रिंटिंग ऑफ समथिंग। अभी हमने यूज़र से कुछ इनपुट नहीं ली, अभी हमने कोई चीज़ ऐड नहीं की, अभी हमने इफ़ देन एल्स के ऊपर नहीं आया, अभी हमने प्लस माइनस नहीं किया, अभी हमने कोई लूप नहीं लगाया। लूप का मतलब है जो हम कह रहे थे ना कि रिपीट अनटिल, ये वाले काम हज़ारों काम है, हम एक एक करके हर वीक में नया काम सीखेंगे। आज ये जो वीक है इसके अंदर आपने ये काम सीखा है और इसको जाके एक्सरसाइज लाजमी कीजिएगा। एक आपको मैं बात बताता चलूँ कि देयर इज़ एन असाइनमेंट फॉर यू, जस्ट अ थियोरेटिकल असाइनमेंट, इट्स नॉट अ वेरी बिग असाइनमेंट। असाइनमेंट आपके लिए एक है, उस पर आपने काम करना है एंड दैट असाइनमेंट इज़, अभी मैं आपके सामने रखता हूँ, बड़ी छोटी सी असाइनमेंट है। उसकी सबमिशन इंस्ट्रक्शन भी आप लोग देख लीजिएगा कि क्या है। Sorry, yes. ये आपकी असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट को आपने सॉल्व करना है। इसकी सबमिशन जो है वो LMS के ऊपर होनी है, लेकिन LMS चूँकि अभी चल नहीं रहा है तो इन इंस्ट्रक्शन को आप छोड़ दें। सिर्फ इंस्ट्रक्शन नंबर 1 आप देख लीजिएगा कि फ़ाइल की नेमिंग किस तरह से करनी है, Q1 Q2, फिर उसको आपने एक फ़ोल्डर में डालना है, फिर उसको ज़िप करना है। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, बल्कि मैं भी करके दिखाता हूँ आपको। लेकिन ये कि LMS के ऊपर सबमिशन नहीं होगी, ईमेल के ऊपर सबमिशन होगी। तो बेसिकली ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 8-10 क्वेश्चंस हैं, ये आपने सॉल्व करने हैं। फ्लो चार्ट हैं, कुछ रैप्टर में आप बनाएंगे, कुछ किसी और चीज़ में बनाएंगे। सो लेट्स सपोज कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं ये फ़ाइल आपको भेज रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ रैप्टर फाइल। मैं इस फाइल को कॉपी करता हूँ, मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, उस फोल्डर का नाम होगा आपका CSE20F123, जो भी आपका रोल नंबर है, _1D आपका सेक्शन। इस फोल्डर का नाम आप ये रखेंगे। जो भी आपकी 10 फाइल्स आपसे सॉल्व होती हैं, 8 होती हैं, जितनी भी आप करें, वो फाइल्स आप यहाँ रखेंगे। उस फाइल का नाम जो होगा वो होगा Q1 Q2, कुछ डॉट रैप होंगी, कुछ डॉट समथिंग एल्स होंगी, क्योंकि स्क्रैच में भी हैं, वर्ड रैप्टर में भी हैं। तो वो Q1 Q2 Q3 जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। ये जो फोल्डर है आपका जिसके अंदर आपने फाइल्स रखी हैं, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, इसको आप करेंगे ऐड टू आर्काइव या ऐड टू दिस, व्हाटएवर। ऐड टू आर्काइव करें, जिप सेलेक्ट करें, आपका फ़ाइल नाम यही रखेंगे, ओके करेंगे आप। ये अब जो फाइल बन जाएगी ना,
ये फाइल आप सेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू दीज इंस्ट्रक्शंस। दीज इंस्ट्रक्शन कि आप ईमेल पे जाएंगे, आप ईमेल का सब्जेक्ट ये लिखेंगे, जो भी आपका रोल नंबर है, ये तो सेक्शन यही रहेगा। नाम और रोल नंबर अपना ईमेल बॉडी में भी लिखेंगे आप, और इस ईमेल पर आप सेंड कर देंगे बिफोर 30th ऑफ अक्टूबर 2020। इस बात को फ़िलहाल इग्नोर कर दें, इसका कोई काम नहीं है फ़िलहाल। मैं आपको बाद में दूसरी क्लास में या कल की क्लास में इसको एलाबोरेट कर दूंगा कि क्या है। डेडलाइन इज़ दिस। असाइनमेंट मैंने आपको दे दी है, असाइनमेंट को रीड आउट करें, सबमिशन इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करें। कोई इशू नज़र आता है, कोई मसला है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई चीज़ दोबारा पूछना चाह रहे हैं, तो कल की क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपके पास ये टाइम जो है आज से कल की क्लास तक का, इसको आप असाइनमेंट पढ़ें, कुछ सॉल्व करें, या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मुझसे पूछें। सबमिशन इंस्ट्रक्शन स्पेशली अगर कुछ समझ में नहीं आ रही है तो मुझसे पूछें, एंड देन वी विल एड्रेस दोज इश्यूज एज वेल। सो दैट्स अबाउट इट। एक्सरसाइजेज लाजमी करनी है आपने, असाइनमेंट लाजमी करनी है। जो चीज़ आज के लेक्चर में मैंने समझाई है वो आपने बार बार देखनी है और बार बार उसको करना है, और मुख्तलिफ़ तरीके के कोड भी आपने रन करके देखने हैं। आप सबकी मशीन पर नेक्स्ट क्लास से पहले, कल की क्लास से पहले सब चीज़ें इंस्टॉल हो जानी चाहिए, फिर हम मुख्तलिफ़ तरह की और चीज़ें सी के अंदर देखेंगे। सो दैट्स अबाउट इट। ये जो डॉक्यूमेंट है असाइनमेंट का, ये मैं आपकी उस पर रख रहा हूँ गूगल ड्राइव के ऊपर, बल्कि गिव मी अ मिनट, मैं अभी आपके ड्राइव पर रख देता हूँ ये। Okay, this is now going into programming fundamentals. Yes, move it. So ये जो आपकी ड्राइव है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की, इसके अंदर ये असाइनमेंट आ चुकी है। आप इसको जाके रीड आउट करें, और ये लेक्चर भी मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर भी, और रिकॉर्डिंग तो खैर आपको जब मिले। सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।